आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं जीके सीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, ये छठा है। ठीक है, इससे पहले 5 सेट ऑलरेडी अपलोडेड किए हुए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार चैनल को जाकर विजिट जरूर करें। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। इससे आपका आकलन पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है, ये बीपीएससी को लेकर के, बीपीएससी, बिहार एसआई, ठीक है, एसआई को लेकर के और बीएसएससी को लेकर के जो भी एग्जाम्स है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जरूर से जरूर विजिट करें। चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऋग्वेद में कितनी ऋचा है। तो ऋग्वेद में कितनी ऋचा, 1028 ऋचा है। कितनी, 1028। तो ऋग्वेद के बारे में जान लीजिए कि ऋग्वेद में कितने 10 मंडल हैं। कितने हैं, 10 मंडल, 10 मंडल हैं। और क्या, 1028 ऋचा है, ये तो ऑलरेडी आपको पता चल गई। और 10,462 कितनी है, 10,462 क्या है, ये मंत्र है। इनको याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम से ये सब चीज़ रिपीटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें किससे प्राप्त होता है, तो 13वां शिलालेख से प्राप्त होता है। अशोक के 13वें शिलालेख से, ऑप्शन ए। और ये अशोक का 13वां शिलालेख ये है कहाँ पे, तो अशोक 13वां शिलालेख से। और ये 13वां अशोक द्वारा जो कलिंग विजय का वर्णन है 261 ईस्वी पूर्व में किया गया था। किस पर, ये 13वां शिलालेख पे। ठीक है, तो इसमें किया गया अशोक द्वारा कलिंग विजय का वर्णन है ये 13वें शिलालेख में। और वो कब हुआ था, अशोक द्वारा कलिंग विजय 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इतनी बात पता चल गई। वैसे रुमंदई स्तंभ लेख ये कहाँ पे, तो ये नेपाल में है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता और कौन सी भाषा में लिखी गई है, ब्रह्मी भाषा में। तो ब्रह्मी भाषा में लिखा गया है, ये भी जरूर ध्यान में रखिए। क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है रुमंदई स्तंभ लेख कौन सी भाषा में लिखे गए थे, ब्रह्मी लिपि में। और ये ब्रह्मी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, अशोक का लुम्बिनी आने जाने का वर्णन इसमें रुमंदई वर्णन में। ठीक है, वैनसांग का वर्णन है, तो वैनसांग किसके टाइम में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ ये किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक का किससे, बौद्ध धर्म से। ठीक है, और कभी कभी जैन धर्म से पूछ लेता है संबंधित कौन सी पुस्तक है, तो जैन धर्म का कौन सा पुस्तक है, आगम साहित्य। याद रखिएगा, कौन सा, आगम साहित्य, आगम साहित्य। तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। अब ये पृथ्वीराज रासो मत समझिएगा, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो कौन है, जयानक है। कौन है, जयानक, ऑप्शन डी। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई लिखा था। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग को माइंड में आ जाता है सबसे पहली बार, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज चौहान, ये वही पृथ्वीराज चौहान है जिसको पृथ्वीराज तृतीय के बोलते हैं। चौहान वंश का शासक था। 1178 से लेकर के 1192 ईस्वी का टाइम पीरियड इनका था। ठीक है, ये इन्होंने ही लड़ा था, कौन, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध किससे, मोहम्मद गौरी से। ठीक है, प्रथम युद्ध तराइन का 1191 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में जरूर रखिएगा। तराइन का युद्ध भी पूछ लेता है कब हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, गुप्त काल का कौन शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल के दौर का भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा। और ये क्वेश्चन पूछ क्या बोल रहा है, भारतीय नेपोलियन किसको बोला था, तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, समुद्रगुप्त को, इसके समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड को स्वर्ण युग के दौर से बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ और याद रखिएगा। समुद्रगुप्त का वर्णन किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। किसमें, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है, तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये बेटा किसका, समुद्रगुप्त था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, जिसको चंद्रगुप्त बोलते थे, ये है चंद्रगुप्त, इसका बेटा था समुद्रगुप्त। ठीक है, और समुद्रगुप्त का बेटा कौन था, समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बेटा, लिख देते हैं आपको, विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य का बेटा था कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त का बेटा था कौन, स्कंदगुप्त। बोले तो पूरे खानदान का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें भारत का नेपोलियन किसको, समुद्रगुप्त को। चलिए आगे देखते हैं, कालिदास के साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, कौन सी नहीं है पूछ रहा है कालिदास की। तो कौन सी मृच्छकटिकम, ये कालिदास की नहीं है, ऑप्शन ए। मृच्छकटिकम है किसकी,
तो ये शूद्रक की है, याद रखिएगा, किसकी? शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। बाकी मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहारम ये सब के सब कालिदास के, जबकि मृच्छकटिकम किसका है? शूद्रक का है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अब पढ़ना है तो देखना है कौन कौन सा सही है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, एकदम सही बात है, ठीक है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, नहीं नितांत केंद्रीकृत नहीं था, ये गलत है। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, एकदम सही बात है, इन्होंने भूमिदान को विस्तारित किया। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन देखते हैं, 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी हो गया एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? अभी जस्ट बताया था, अभी ब्राह्मी लिपि के बारे में बताए थे, खरोष्ठी लिपि के बारे में पूछ रहा आपको। तो खरोष्ठी लिपि में कौन सी शिलालेख है? तो शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी। ये शाहबाजगढ़ी है कहाँ पे? ये शाहबाजगढ़ी ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो कभी कभी, ये पाकिस्तान में, ठीक है। ये खरोष्ठी भाषा में लिखा गया, तो जरूर याद रखिएगा। कालसी, ये कालसी है कहाँ पे? तो कालसी ब्राह्मी भाषा में, ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे? हिमाचल में, अशोक द्वारा लिखा गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ब्राह्मी भाषा में मौर्य डायनेस्टी के टाइम का पीरियड है, अशोक के टाइम का, तो हिमाचल प्रदेश में। गिरनार कहाँ पे है? गिरनार रुद्रामन जिसको बोलते हो आप, गिरनार का गुजरात में है, तो जरूर याद रखिएगा इतना चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत शब्द कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अनुव्रत जुड़ा हुआ किससे? जैन धर्म से, ऑप्शन सी। किससे? जैन धर्म से। अब यहाँ महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, ये 2 धर्म, बौद्ध धर्म का ही पार्ट है, आपको ही पता है। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, उसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था, एक हीनयान में, दूसरा महायान में, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ? कुंडलवन में। कहाँ पे? कुंडलवन, कहाँ पे? कश्मीर में। और ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो याद रखिएगा, कनिष्क के टाइम पीरियड में, जो कुषाण वंश का महान शासक कहलाता है, कनिष्क के टाइम पीरियड, ठीक है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। चलिए, हड़प्पा वालों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? हड़प्पा वालों को ज्ञान किसका नहीं था? तो किसका नहीं था? खंभों का निर्माण का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन ये। बाकी कुओं का निर्माण को पता था, नालियों का निर्माण था, मेहराब का निर्माण, ये सब का निर्माण पता था, लेकिन खंभों का निर्माण का पता नहीं था, ऑप्शन बी। चलिए, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है? तो गुलाम का गुलाम बोला जाता है इल्तुतमिश को, ऑप्शन डी। एक्चुअली में क्या है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश, और ये दामाद भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो गुलाम था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक जरूर था, ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में स्थापना किया और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई पोलो खेलते हुए, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोला जाता है, ठीक है। बलबन भी गुलाम वंश का ही था। बलबन ने क्या किया था? लो एवं रक्त की नीति अपनाया था, तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ गुलाम वंश में ही रजिया सुल्तान का नाम था, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, जो क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। चलिए आगे देखते हैं, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो कौन सी नगर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने? तो आपको पता हो तो नागलपुर, या इसको नागलपुरा भी बोलते हैं, ऑप्शन बी, ये चीज़ याद रखिएगा। और कृष्णदेव राय जो है ना, कृष्णदेव राय, तो ये नागलपुरा की स्थापना की थी किसके याद में? कोई पूछ देता है, तो ये अपनी माँ की याद में ये बनाया था, नागलपुरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। वारंगल की स्थापना किसने की थी? काकातीय वंश के शासकों ने। किसने? काकातीय वंश के शासकों ने वारंगल शहर की स्थापना। चंद्रगिरी की स्थापना किसने की थी? चंद्रगिरी की यादव राय ने किया था, चंद्रगिरी की स्थापना, ठीक है। इमादी नरसिंह यादव राय नाम था, याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया? उपनिषद को फारसी में रूपांतरण किया कौन? शाहजहां के टाइम पीरियड में, ऑप्शन बी। शाहजहां का टाइम पीरियड कब से कब तक? 1628 से लेकर के कब तक? 1658 ईस्वी तक, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में जरूर रखिएगा। औरंगजेब का 1658 से लेकर के कितना? 1707 ईस्वी तक, ये चीज़ याद रखिए। सब ये मुगलिया डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बाकी आगे जहांगीर के टाइम पीरियड आपको ही पता होगा, जहांगीर का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो ये चीज़ औरंगजेब का पता है, शाहजहां का पता है, तो जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 में, कब? 1605 से लेकर के कितना?
27, 28 जो समझ लीजिए, ठीक है। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेकर के 1605। देखिए ये टाइम पीरियड इसलिए याद रखिए क्योंकि एग्जाम में आपको मैच करने में काफ़ी सुविधा होती है, ठीक है। चलिए बाकी आंसर तो पता चल ही गया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। अब तबला का प्रचलन किसने किया था? तो तबला का प्रचलन किया था किसने? अमीर खुसरो ने। किसने? अमीर खुसरो। ऑप्शन बी, समझे। आइए पूछ लेता, अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, याद रखिएगा, ठीक है। भारत की आवाज़ भी बोला जाता है अमीर खुसरो को, तोते हिंद भी बोला जाता है, भारत का तोता भी बोला जाता है अमीर खुसरो को। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा निम्न में से किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में निश्चित किया गया था? तो कौन सा दिन निश्चित किया था? 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा आरंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? पहला क्वेश्चन का एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, सिजदा प्रथा आरंभ किसने किया था? तो बलबन, ये दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ शासक था, गुलाम वंश का, ठीक है। इसको ख़त्म किसने किया? तो ख़त्म किसने किया था? तो ये याद रखिएगा, शाहजहां ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो किसने भेजा था? तो राजदूत भेजा था अपना किसने? बुक्का प्रथम, ऑप्शन याद रखिएगा, किसने? बुक्का प्रथम। हरिहर और बुक्का दोनों भाई मिल करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर किया था, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य में 4 डायनेस्टी हैं, ये बात याद रखिएगा, समझ के बात को। तो कौन कौन? संगम, जरूर सुनते चलिए, संगम, सलूब डायनेस्टी, संगम, सलूब, तुलूब डायनेस्टी और अरविदु डायनेस्टी, ठीक है। जैसे दिल्ली सल्तनत में आप सुनते हो 5-5 डायनेस्टी का नाम, उसी तरह विजयनगर साम्राज्य में ये 4 डायनेस्टी थे, ठीक है। इन 4 डायनेस्टी का टाइम पीरियड था, तो इन चीज़ों में याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप कृष्णदेव राय उसमें से पूछ लेता कौन से वंश से थे विजयनगर साम्राज्य में, तो ये तुलुब डायनेस्टी से थे। किस डायनेस्टी से? तुलुब डायनेस्टी से। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। बाकी इसका आंसर कौन सा गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो किसको निष्कासित किया था? सर जॉन चाइल्ड को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल को किसने बनवाया था? तो मानसिंह ने बनवाया था, राजा मानसिंह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? देखिए मुगल सम्राट का टाइम पीरियड है और शिक्षा को लेकर के वह, तो अकबर निरक्षर होते हुए भी, समझे, इन्होंने शिक्षा संबंधी काफ़ी सुधार किए, तो ऑप्शन डी हो गया। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था, तो याद रखिएगा अकबर। और जजिया कर को समाप्त भी अकबर ने ही किया था, तो ये याद रखिएगा। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था इनका टाइम पीरियड, ठीक है। तो इन्हीं के दरबार में, अकबर के दरबार में ही नवरत्न रहते थे, ठीक है। और नवरत्न में 9 रत्न कौन कौन से थे? आपको भी ये भी, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, ये सब के सब अकबर के नवरत्न थे। चलिए, जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन जी। कभी कभी डेट पूछ लेता है तो याद रखिएगा 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कब किया था? कम्युनल अवार्ड के लिए किया था आमरण अनशन, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए। ये हुआ क्या था? 20 सितंबर को, ये याद रखिएगा, 20 सितंबर 1932 को पहला आमरण अनशन किए थे, ठीक है। ये कहाँ? यरवदा जेल में, ठीक है। इसी के बाद गांधी जो पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर पूना पैक्ट समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, ठीक है। ये 24 सितंबर को हुआ था, 24 सितंबर 1932 में। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर है? सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर कब रहे? तो कब रहे? उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका टाइम पीरियड आपको पता हो तो सर टॉमस मुनरो का कब था? 1820 से लेकर के 1827 तक, जो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो सतारा हुआ था। डलहौजी का टाइम पीरियड कब से कब था? 1848 से लेकर के 1856 तक।
और ये हर साल लगभग किसी न किसी को अपने विलय किया। सतारा को कर लिया कब? 1848 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। झांसी को 1853 में किया था, ऑप्शन में जो है पहले समझ लीजिए। करौली को 1855 में किया था। ठीक है, 1855 में। संबलपुर को कब किया था? 1849 ईस्वी में। बाकी और सबको भी किया था। बाघाट है एक, बाघाट करके, बाघाट को कब किया था? तो बाघाट को किया था 1850 ईस्वी में। कब? 1850 में बाघाट को भी अपने में शामिल किया था। उदयपुर, उदयपुर नाम सुनते होंगे। उदयपुर को कब किया था ये अपने में शामिल? तो उदयपुर को किया था 1852 ईस्वी में, 1852 में। ठीक है, और नागपुर, नागपुर का नाम सुनते होंगे। नागपुर को किया था 1854 में, 1854 में। ठीक है, और अवध को किया था 1856 में, सबसे लास्ट अवध को 1856 में। तो इन चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में कहीं से भी पूछ लेता है। चलिए, मिलान करना। असहयोग आंदोलन कब से कब हुआ था? असहयोग आंदोलन आपको पता होगा 1920 ईस्वी में हुआ था, 1920 से 22 चला था। स्वाभिनवाज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? 1937 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। तो ऑप्शन कौन हो गया? 4 3 2 1। देखिए आंसर कौन सा है? 4 3 2 1 हो गया, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी का समर्थक इनमें से कौन सा नेता था? अरविंदो घोष। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 ईस्वी में 1916 लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो किसने किया था? तो एसी मजूमदार ने किया था, ऑप्शन डी। बाकी यहाँ एनी बेसेंट है, तो एनी बेसेंट पहली 1917 ईस्वी में ये आईएनसी की अध्यक्षता की थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, प्रथम मुस्लिम थी जो आईएनसी की अध्यक्षता की थी। समझ गए बात को? स्कॉटिश महिला थी, लेकिन पूरे का प्रथम भारतीय महिला जो आईएनसी की अध्यक्षता की थी तो सरोजनी नायडू की थी 1925 ईस्वी में। तो ये चीज़ जरूर दिमाग में रखिएगा, सरोजनी नायडू का। ठीक है, सरोजनी नायडू का। ये सरोजनी नायडू कहाँ पे की थी? तो कानपुर में की थी। इन चीज़ों को जरूर याद रखें। मोतीलाल नेहरू कब किए थे? मोतीलाल नेहरू 1919 ईस्वी में, अमृतसर वाला किए थे ये अध्यक्षता। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? अब एक सही सुमेलित इसमें से कौन सा है? लाला लाजपत राय पॉवर्टी एंड अनबिटी शुरू? नहीं, ये नहीं थे। ये दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनबिटी शुरू किए थे। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया लिखे थे। ये समझ जाइए, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अनबिटी शुरू इन इंडिया। ठीक है, रफीक जकारिया यहाँ पे दे रखा। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसमें एक सही सुमेलित बोल रहा है। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया, ये एकदम से। सुभाष चंद्र बोस का क्या था? इंडियन स्ट्रगल लिखे थे सुभाष चंद्र बोस। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये किसने लिखा था? तो राम मनोहर लोहिया। याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया ने लिखा था ये। ठीक है, बाकी आंसर आपको पता चल गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का नाम क्या था? खान अब्दुल गफ्फार ने लाल कुर्ती के नाम से, रेड शर्ट के नाम से, ऑप्शन ए स्टार्ट किया था। बाकी क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था? 1942 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में अली बंधु द्वारा चलाया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक है? अभ्रक संसाधन कहाँ पे? राजस्थान में सबसे ज़्यादा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? मैक्सिकन गेहूं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी निकलती है। तो भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? तो ये याद रखिए, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। किससे निकलती है? गोमुख से निकलती है। तो एक तरीके से गंगोत्री को मार सकते हो आप, ठीक, लेकिन यदि गोमुख दिया हो तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, गोमुख जरूर मारिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? आपको पता है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा वाला जगह आपसे पूछ लिया तो चेन्नई में होती है, ऑप्शन सी। भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, मतलब पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है पूछ रहा। तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, लेकिन उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? हाथियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
ऑप्शन बी। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? असम में। ये बात जरूर दिमाग में रखिए। नंदा देवी कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे? यूपी में है। मानस कहाँ पे? ये भी असम में है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंप में मेखला में नहीं आता? तो नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है? तो कर्नाटक का पठार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय, प्रथम स्थान किसका है? तो चाइना का है। यदि राज्य पूछेगा भारत का प्रथम स्थान कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल सब्जी उत्पादन में सबसे ज़्यादा अव्वल है राज्यों में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? खनिज तेल का निर्यातक भी है, क्वेश्चन पूछा, निर्यातक भी है और आयातक दोनों है। तो कौन सा है? यूएसए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी, ऑप्शन बी। ये बात जरूर याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी। और मकर रेखा बोले तो 23.5 डिग्री साउथ में इसी को मकर रेखा बोलते हैं। और इसी के तरह एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी, याद रखिएगा, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और बोल देगा भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा पता है ना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है ये। ठीक है, ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है। तो इनको 2 भागों में 2 बार नदियाँ कौन सी काटती है? तो याद रखिएगा, माही नदी, भारत की माही नदी। ठीक है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो नाम याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है जो कर्क रेखा इनसे होकर गुजरती है। और झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पे ही एस्टेब्लिश है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है कौन सा? तो बिलीजार्ड चिली ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब के सब सुमेलित है। चलिए, एंटीसोल है। एंटीसोल क्या होता है? एंटीसोल क्या होता है? एक जलोढ़ मिट्टी है। एंटीसोल क्या है? जलोढ़ मिट्टी। और याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी 2 टाइप का होता है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला आधारित ताप बिजली घर अम्ल वर्षा में अस्थायी होते हैं। एकदम सही बात है। कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, एकदम सही है। तो एक और दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत। वायुमंडल में ओजोन परत का काम क्या होता है? तो ओजोन परत का काम होता है वायुमंडल में क्या? पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य? तो कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा है? तो आपको ही पता है, रामेश्वरम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पे स्थित है? सबसे ऊंचाई पर दूरबीन वेधशाला कहाँ पे है? भारत के लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में। सबसे ऊंचे जगह पे है, विश्व में सबसे ऊंचे जगह पे है। तो याद रखिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं, लेकिन जगह का नाम लद्दाख चौरी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, किम्बरेले प्रसिद्ध है। किम्बरेले किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरेले प्रसिद्ध है, ये दक्षिण अफ्रीका में हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये का जो भारतीय नोट होता है उस पर हस्ताक्षर होता है किसका? वित्त सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त के सचिव को। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन। ठीक है, वित्त सचिव का, भारत के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पे। गवर्नर, भारतीय गवर्नर का किस पर होता है? तो 1 रुपये से ज़्यादा बोले तो 2 से 2000 रुपये या उससे ऊपर जितने भी हैं उस पर RBI का गवर्नर का सिग्नेचर होता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना कब? 1935 से इसने, कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। तो ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू सो मच।